मैंने कोल इंडिया क्रैक किया था आई थिंक 2000। इंप्रेशन पूरा खराब, इंटरव्यू बर्बाद। 2-3 बेनिफिट्स होते थे। पहला तो होता था कि मेरा फिटनेस बहुत अच्छा रहता था। इंटरव्यू में आपको और एक ट्रिक मैं देता हूँ। इन 2020 में ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था फेब्रुवरी। वन ऑफ द कमेंट था कि कोल इंडिया का प्रिपरेशन जर्नी आपका कैसा रहा, उसको शेयर करिए। आई थिंक मैंने कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो जॉब है वो अभी गेट के थ्रू, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, उसके थ्रू लिया जा रहा है। गेट का फुल फॉर्म मैंने पता नहीं, आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं, वट तो अभी आई थिंक गेट के थ्रू हो रहा है, लेकिन पहले एग्जाम हुआ करता था। मैं स्ट्रेट बता देता हूँ, मैं हूँ अनुराग पंडा। मैंने कोल इंडिया क्रैक किया था आई थिंक 2020 में एग्जाम हुआ था। 2021 में रिजल्ट आया था। कोरोना की वजह से सारे जो अपने एग्जाम है वो डिले हो रहे थे। 2020 में ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था फेब्रुवरी में। उसके बाद ही जस्ट आई थिंक लॉकडाउन हो गया और उसका रिजल्ट आते आते फिर इंटरव्यू हुआ था आई थिंक 2020 दिसंबर में आई थिंक, और 2021 में रिजल्ट आया था मार्च में आई थिंक मे बी। फाइनली मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ अनुराग पंडा। अगर आप इस चैनल में नए हो देन मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब क्रैक किए हैं, इंक्लूडिंग कोल इंडिया लिमिटेड और अदर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन। सो वर्कआउट मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है। 9 साल तक मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। और जब मैं जॉब का प्रिपरेशन भी कर रहा था तब भी मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग मतलब वर्कआउट मेरा हर दिन रहता था। सो डेडिकेटेडली ये वीडियो में कोल इंडिया का प्रिपरेशन जर्नी शेयर, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कमेंट में भी कि कौन सा एग्जाम था, गेट के थ्रू था नहीं था। मैं सोचा हर एक कमेंट का रिप्लाई देने से अच्छा है मैं इसको एक अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो कर देता हूँ, जिससे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा और मुझे बार बार अलग अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। सो दे विल गेट इन डेप्थ व्यू। कोल इंडिया मैं 2017 में एक बार आया था कोल इंडिया लिमिटेड। तब मैंने क्या है ना, मैं यूपीएससी पूरा फुल फोकस्ड था मेरा, यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। मैं 3 साल तक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर किया हूँ और उस टाइम पे मैं एक ही एग्जाम दिया करता था साल में, वो था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। उसके अलावा एक भी एग्जाम नहीं डालता था। सो रीजन बीइंग मैं फुल्ली फोकस्ड रहना चाहता था इंडियन इंजीनियरिंग की तरफ। मुझे लगता था कोई दूसरा एग्जाम दूंगा तो उनका स्ट्रेटेजी अलग है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग रहता था। सो इसके चक्कर में मे बी मेरा अगर नहीं हुआ जॉब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस तो आई विल बी डिप्रेस्ड। 2017 में एक एग्जाम आया था कोल इंडिया लिमिटेड का, मैंने उसको अप्लाई नहीं किया। रेदर देन दैट आफ्टर 3 इयर्स 2019 में आई थिंक इसका नोटिफिकेशन फिर से आया और उस टाइम पे मुझे लगा कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में मेरा होने के चांसेस कम है, बिकॉज लास्ट चांस आ चुका था मेरा। 4 अप टू 30 एज तक आप दे सकते हो और मेरा चांस ऑलमोस्ट लास्ट होने वाला था। सो मुझे लगा कि मुझे दूसरे एग्जाम्स भी डालने चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई गॉट डाइवर्टेड टू लाइक अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड सेंट्रल लेवल पीएसयूज, महारत्न कंपनी जैसे कोल इंडिया लिमिटेड। तो उस पे क्या हुआ, मैंने जो एग्जाम 2019 में आया और मैंने उसका फॉर्म डाला। 2020 फरवरी के एंड तक उसका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। एग्जाम पैटर्न में आपको बता देता हूँ, उस टाइम के हिसाब से कोल इंडिया में 200 क्वेश्चन आया करते थे। आई थिंक मेरा जितना याद है उस पे 160 के आसपास टेक्निकल रहता था और 40 क्वेश्चन नॉन टेक में आते थे। नॉन टेक कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश आता था, फिर एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स होता है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, वो आता था। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आते थे और आई थिंक रीजनिंग या हिंदी नहीं था। आई थिंक एप्टीट्यूड रीजनिंग 20 मार्क मिला के, इंग्लिश 10 मार्क और जनरल नॉलेज आई थिंक 10 मार्क। थोड़ा सर्दी हो गया। सो अब क्या होता था, उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता था। लाइक क्योंकि देखो सेंट्रल लेवल पीएसयू है, ऑल ओवर इंडिया पीपल आर एलिजिबल। कोई एक स्टेट को लिमिट नहीं कर रहा, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं, जैसे कुछ पीएससीज में लैंग्वेज मांग लेते हैं। महाराष्ट्र का एग्जाम में कभी दे नहीं पाया बिकॉज मराठी वाज नेसेसरी, उस टाइप का। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं था। और जैसे कि ये एग्जाम आपको कंप्यूटर बेस्ड मिलता था, इसमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी जल्दी आया करता था। सो लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता था कि हाँ ये एग्जाम में कैंसिल होने के चांसेस नहीं है। कुछ स्टेट पीएससीज हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, कहीं पेपर लीक हो गया, कुछ हो गया। अदरवाइज यहाँ पे वो दिक्कत नहीं होता था बिकॉज रिकॉर्ड उसका पहले का अच्छा था। सो बहुत लोगों ने डाला था और प्रीवियस ईयर के हिसाब से कट ऑफ आई थिंक मोर देन 80% जाता था, 81%। लाइक 200 में से लाइक 155 या 160 ऐसा कुछ कट ऑफ गया था। और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी था, 1/4 नेगेटिव होता था आई थिंक, और 1/3 मुझे याद नहीं आ रहा। सो मैंने जैसे कि 3 साल तक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन कर रखा था, मुझे सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छा होल्ड था, मुझे सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते थे। बट कोल इंडिया में एक क्या था, आपको टाइम 3 घंटे में 200 क्वेश्चन मिलते थे। आपको स्पीड करना होता, सारी चीजों को बहुत फास्ट करना है, सिर्फ आने से नहीं होगा, आपको फास्ट। तो उस पे मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज किए थे जो आई थिंक आपको हेल्प करेगा। अभी शायद आई थिंक कोल इंडिया गेट के थ्रू हो चुका है, बट ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये सारे एग्जाम में आपको अप्लाई है। पहला, कोई भी एग्जाम आप अप्लाई करो, बीट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या सेंट्रल लेवल पीएसयू, आपको जो मेन एग्जाम है जैसे यूपीएससी, उसके सारे क्वेश्चंस लगाने, बिकॉज वो वहां पे जो उनके क्वेश्चन सेटर्स रहते हैं यूपीएससी के, वो बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस बनाते हैं। जो स्टेट के पीएससीज होते हैं, फिर कोल इंडिया लिमिटेड टाइप का हो गया, ये लोग आउटसोर्स करते हैं अपने क्वेश्चंस को। लाइक कोई एक एजेंसी को देते हैं, बट क्वेश्चंस वो लोग खुद बनाते हैं। किनको देते हैं, किन्हीं प्रोफेसर को दे देंगे, या फिर स्टेट के अच्छे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्रोफेसर को देते हैं, या फिर कुछ जिन के स्टेट में आईआईटीज हैं, लाइक यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके एग्जाम में वो आई थिंक आईआईटी कानपुर को दे देते हैं। सो यूपीपीसीएल के एग्जाम में आपको बहुत सारे आईआईटी के क्वेश्चंस मिलेंगे,
गेट के क्वेश्चंस मिले। उस तरह से ये जो कोई भी एजेंसी को अगर जब क्वेश्चन बनाने दिया जाता है वो लोग एक रेफरेंस की तरह यूपीएससी को मानते हैं और यूपीएससी से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एज इट इज उठा लेते हैं। अब फायदा क्या होता है ना, अभी अगर आपने उस क्वेश्चंस को अच्छे से बना लिया ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस के ना आंसर आपको याद रह जाते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको पूरे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट थिंग इज दैट जब आप बहुत बार प्रिपेयर करते हो, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके उसके कंसेप्ट को समझ के उसको सॉल्व करते हो ना, मैक्सिमम टाइम अगर आप सीरियसली अगर आप जॉब को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उस क्वेश्चंस के आंसर आपको याद रह जाए। अब एग्जाम में अगर पर्टिकुलर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ गए जिनके 5-6 क्वेश्चंस के आंसर आपको याद है, तो एक एक क्वेश्चंस का 2 या 3 मिनट जो आप उसको देने वाले थे वो टाइम आपका बचेगा 10 to 15 मिनट। अब वो 10 to 15 मिनट्स में आप कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चंस 2-3 लगा पाओगे जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, जिन्होंने किसी ने नहीं किया होगा उस क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस डिसाइडिंग फैक्टर होंगे आप कट ऑफ क्लियर करोगे कि नहीं, बिकॉज जहां पे कट ऑफ ही 80-85% जा रहा है वहां पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैटर्स। ये एक ट्रिक है जो आई थिंक आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम सब जगह पे यूज करने चाहिए। एक बोनस ट्रिप था। बाकी तो आपको सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 to 15 ईयर्स क्वेश्चंस देखने हैं, उसको देख के फिर आपको एनालाइज करना है किस सब्जेक्ट मतलब चैप्टर से या सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको ज्यादा फोकस करना है। एनी सीरियस इंडिविजुअल जो कि प्रिपेयर कर रहा है एटलीस्ट 1-1.5 साल तक, उसको ये सब चीजें मालूम है। ये जो ट्रिक मैंने बताया आई थिंक कुछ लोग मिस कर जाते हैं, बिकॉज मेरे साथ मैं खुद भी अप टू 2 ईयर्स तक जो क्वेश्चंस का आंसर याद रखने वाला चीज इसको मैंने अप्लाई नहीं किया। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला एंड दैट वाज अ गेम चेंजर। अब साइड फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। अब जब आप प्रिपरेशन 2-3 साल तक कर लेते हो ना कोई भी एक जॉब के लिए, धीरे धीरे आप मेंटली डिप्रेस होने लगते हो और आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मोटिवेशन आपका वेयर ऑफ हो चुका होता है, बिकॉज मोटिवेशन 1-1.5 साल तक ही रहता है। बिलीव मी, जब आपके साथ में लोग आप एट अ टाइम ऑफिस मतलब जॉब छोड़ के आए होंगे, जैसे कि मैं एल&टी कंस्ट्रक्शन से जॉब छोड़ के आया था, 2-3 लोग मेरे साथ आए थे, या फिर कॉलेज से आप डायरेक्टली प्रिपरेशन के लिए आ रहे हो, सबका गोल सेम नहीं है। कोई किसी को एक बस जॉब चाहिए, अब उसको बैंकिंग से चाहिए या फिर पब्लिक सेक्टर से चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको एक जॉब चाहिए। वैसे जैसे लोग होते हैं ना उनका जॉब जल्दी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जॉब आ रहे हैं, अब उनको तो मतलब नहीं ना, और कोई भी एक जॉब मिला वो निकल गया। आपका एम होगा हाई मतलब मेरा जैसे एम था यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को डिफिकल्ट होता है, उसके चक्कर में मैं 3-3 साल जॉब ही नहीं डाला था। तो मेरे सारे जितने दोस्त थे ना सब कहीं ना कहीं सेटल हो। अब धीरे धीरे मुझे लगा डीमोटिवेट, मैं होने लगा डीमोटिवेट। उस टाइम पे ना एक चीज जिसने मेरा हमेशा साथ दिया वो था वर्कआउट, फिटनेस। डे 1 से जब मैंने ज्वाइन किया था कोचिंग, तब से मैं जिम जाना स्टार्ट किया और जिम के वजह से जब भी मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते थे, मैं वर्कआउट से उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता जब भी माइंड डिप्रेस होता था। और नॉर्मली मैंने एक चीज नोटिस किया था, इवनिंग का टाइम इज द मोस्ट डिप्रेसिंग वाज द मोस्ट डिप्रेसिंग टाइम फॉर मी। जब आप ऑफिस से निकलते हो जैसे कि 4-5-6 बजे, या फिर सो के उठते हो, दोपहर का नैप अगर आप लेते हो, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, प्रिपरेशन टाइम में दोपहर का नैप लेना चाहिए आपको। उसके बाद जो 3-4 बजे से लेके 6-7-8 बजे तक का टाइम ना, 7-8 बजे तक का टाइम बहुत डिप्रेसिंग लगता है। फिर जब नाइट होने लगता है ना, रात को 7-8 बजे के बाद फिर से आपको पढ़ने में मन लगता है, पता नहीं क्यों। ये मैंने बहुत लोगों से भी सुना है, उनको भी ऐसा ही फील होता है। तो मैं जिम का वर्कआउट उसी टाइम में रखता, बट हमेशा ऐसा नहीं हो पाता था बिकॉज क्लासेस रहते थे उस टाइम पे। सुबह भी रखता था, बट एवरी डे आई यूज्ड टू गो टू जिम फॉर लाइक 1 आवर। अब इसके वजह से ना मेरे 2-3 बेनिफिट्स होते थे। पहला तो होता था कि मेरा फिटनेस बहुत अच्छा रहता था, सो मुझे जो लाइक फिटनेस रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि किसी का पेट खराब हो रहा है, किसी का तबियत खराब हो रहा है, वो सब का झंझट बहुत कम था। सेकंड थिंग, फिटनेस के वजह से मेरा डाइट बहुत क्लीन रहता था और मैं मैक्स टाइम घर में खाना बनाता था। सो एक तो कॉस्ट मेरा बहुत कम जाता था, बाहर जाके खाओगे कॉस्ट बढ़ता था, घर में अगर वही चीज बना के खाओगे ना खुद बना के, वो कॉस्ट आपका काफी कम लगेगा उसमें, और खाना भी हेल्दी बनेगा जिसकी वजह से अगेन पेट खराब नहीं होगा और आप हमेशा एक फुर्तीला जैसा, मतलब यू विल ऑलवेज फील लाइक एक्टिव उस टाइप का। सो वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन, ये दोनों फैक्टर जो है, जो एडिशनल फैक्टर्स हैं जिसने मेरे एग्जाम को क्लियर करने में मुझे काफी हेल्प किया। सो मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन लंबा कर रहे हो, दैट्स रीजन आपको फिटनेस के ऊपर बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारा टाइम नहीं, डेली 1 घंटा, बहुत सारा टाइम नहीं, कंसिस्टेंटली बहुत टाइम, मतलब हर दिन 1 घंटे के आसपास आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए फिटनेस के ऊपर और अपने खाने के ऊपर, स्पेशली ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ताकि आपका तबियत सही रहे और आप फुल फोकस अपने पढ़ने में लगा। ठीक है, वो 1 घंटा जो जिम में दोगे ना, वो आपको आउटपुट बहुत ज्यादा देगा। ये मत सोचना कि 1 घंटे में ज्यादा पढ़ लूंगा, नहीं, माइंड ऐसा काम नहीं करता। माइंड 8-10 घंटे बाद ना ब्लॉक हो जाता है, उसके वो सैचुरेशन कर्व होता है ना, ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है फिर सैचुरेट हो जाता है। बहुत जगह इंजीनियरिंग में आपने देखा होगा सैचुरेशन कर्व। माइंड भी वैसा ही है, मशीन नहीं है कि इसको 8 घंटा चला लिया तो 10 पैकेट बनेंगे, 10 घंटा चला लिया तो प्रोपोर्शनेटली बन जाएंगे, नहीं, सैचुरेशन आ जाएगा। उस सैचुरेशन कर्व को हटाने के लिए ना वर्कआउट बहुत चाहिए, माइंड को फिर से रीसेट करता है। खैर, अब रिटन मेरा बहुत अच्छा गया था इस ट्रिक की वजह से जो मैंने आपको बोला, और मैंने ऑलमोस्ट बहुत अच्छा मार्क रखा। लाइक कोल इंडिया ने क्वेश्चन आंसर दे दिए थे मेरे, उस हिसाब से आई थिंक 168 बन रहे, व्हिच वाज 84%। सो रिटन वाज क्लियर। इंटरव्यू जब था, हमें कोल इंडिया का कोलकाता में जो हेड ऑफिस है उनका, वहां बुलाया गया। बिलीव मी, मैंने आज तक कोई भी इंटरव्यू में इतने सारे पैनलिस्ट को नहीं देखा। मोर देन 10 पीपल वर देयर, 11 या 12 लोग थे। राउंड टेबल टाइप का था, मैं बीच में बैठा था। लाइक पीपल वर देयर, पीछे भी बैठे थे कुछ लोग। सो आई वाज लाइक कि क्या कर क्या रहे हैं, पीछे से क्या देखना है इनको। सो एनीवे, मोर देन 10 तो लोग थे और
काफी सीनियर लोग। तो मैं पहले घबरा गया क्योंकि जितने भी मैं इंटरव्यू दिया हूँ ना, मैक्स 3 या 4 लोग ही बैठे हैं मैक्सिमम जगह। तो यहाँ पे इतने लोग थे, मैं पहुंच गया तो दे वर लाइक वेरी फ्रेंडली एंड ऑल। फिर एक एक करके टेबल में सबने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। तो मुझे जो लगा इस टाइप का 10 मार्क का कुछ मार्क था। अब 10 में से ना 10 लोग 10 क्वेश्चन पूछेंगे, आप कितने का आंसर कर पा रहे हो, उस हिसाब से वो लोग शायद मार्क दे रहे थे। मुझे तो वैसा ही लगा। क्वेश्चंस वर नॉट वेरी डिफिकल्ट बट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था। इंटरव्यू में आपको और एक ट्रिक मैं देता हूँ। इंटरव्यू हमेशा आप ट्राई करोगे, आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो ना, उसी सब्जेक्ट्स के अराउंड इंटरव्यू को लेने के लिए। कैसे करोगे? नॉर्मली सब इंटरव्यू में ना लोग आपको पूछेंगे कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। उस टाइम पे ये मत सोचना मेरा नाम अनुराग पंडा है, मैं यहाँ से बीटेक किया हूँ, यहाँ से। उससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, क्योंकि कोई भी बंदा कितना भी पढ़ लेना सारे सब्जेक्ट में स्ट्रांग नहीं हो। अब इंटरव्यूअर को एक सब्जेक्ट आता है, आपको वो नहीं आता, पूछ लेगा, 3 क्वेश्चन आपने आंसर नहीं दिया, आप वही गया, आपका इंप्रेशन पूरा खराब, इंटरव्यू बर्बाद। सो इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा ना टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप बस अपना नाम बोल देना। फिर ना ऐसे छोटा बहुत हाँ आई एम फ्रॉम ये, उसके बाद ना सपोज आप पावर सिस्टम में स्ट्रांग हो, कुछ भी एक उसका लिंक्ड चीज आपको बोलना है। ठीक है सर, आई हैव स्टडीड पावर सिस्टम ड्यूरिंग आवर बीटेक करियर, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू मी। इन दिस पावर सिस्टम में बहुत सारा चीज है, वास्ट एरिया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसने किया होगा उसको पता होगा, पावर सिस्टम वास्ट है, वहां से कुछ भी पूछ लेगा। फिर वही दिक्कत है। मैं अपना बोलता हूँ, मैंने L&T कंस्ट्रक्शन में जब मैं जॉब छोड़ा प्राइवेट कंपनी, उससे पहले मैं मतलब प्राइवेट कंपनी जो था मेरा L&T कंस्ट्रक्शन, वहां से जॉब छोड़ के मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन के लिए जॉब छोड़ा था ना, वहां पे मैं ट्रांसमिशन लाइन का काम किया था। प्रैक्टिकली किया हूँ, बुक में नहीं पढ़ा हूँ, प्रैक्टिकली किया। कुछ भी चीज आप प्रैक्टिकली करते हो ना, आपको पूरा हर एक चीज पता है। मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं L&T कंस्ट्रक्शन में था, मैं ट्रांसमिशन लाइन का काम किया था, ट्रांसमिशन लाइन का ये किया था, ट्रांसमिशन लाइन का वो किया था, 200 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन किया था। इतना बोल दिया ना, उसको भी अंदर से क्यूरियोसिटी होगा। अच्छा ठीक है, पूछते हैं ट्रांसमिशन लाइन में बोलो कौन से इंसुलेटर्स यूज होते हैं। अरे मैंने किया है, पिन इंसुलेटर बोल दिया, साइकिल वैकल जो याद था सब बोल। अब फिर उसने पूछा कि अच्छा ठीक है कौन से मटेरियल में बनता है बोलो। अरे मैंने खुद किया है भाई, पता है मुझे, मैंने बोल दिया। अच्छा आपने इंस्पेक्शन किया है? अब ये ट्रिकी क्वेश्चन था बट थैंकफुली मैंने इंस्पेक्शन किया था। हाँ सर मैं एक बार इंस्पेक्शन किया हूँ। कैसे क्या होता है इंस्पेक्शन? फिलहाल अभी मुझे याद नहीं है बट उस टाइम पे याद था, तो मैंने सब कर दिया। ट्रांसमिशन लाइन पूछेगा तो डेफिनेटली ही विल आस्क फॉर क्लियरेंसेस, कितना क्लियरेंस चाहिए, कितने केवी में कितना क्लियरेंस। दैट वाज इजी थिंग, याद था। देन अब सब लोग तो वो नहीं पूछेंगे ना, बट एक बार अगर इंप्रेशन अच्छा हो जाए ना तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। और जो भी क्वेश्चंस आगे आगे पूछे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली आप सबका आंसर अगर पूरा नहीं दे पाए, पॉजिटिव अप्रोच लेना। जैसे कि कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा, सीधा मत मना करता नहीं पता। अगर बिल्कुल कुछ नहीं पता तो फेंकना भी नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करे। आपको बस बोलना है अगर बिल्कुल नहीं पता, सर आई स्टडीड दिस, मैंने उसके अराउंड में अगर कुछ सब्जेक्ट पता है, मुझे ये पता है बट एग्जैक्टली द टॉपिक यू आर आस्किंग आई एम अफ्रेड कि आई हैव फॉरगॉटन दैट टॉपिक, बट हाँ मुझे आता था, अभी याद नहीं। इट इज अ पॉजिटिव अप्रोच टू दैट क्वेश्चन रादर देन सेइंग नो आई डोंट नो दैट सब्जेक्ट। और अगर थोड़ा बहुत आता है ना तो आपको फेंकना नहीं है, आप बस बोलना सर यू आर आस्किंग अबाउट दिस इक्वेशन, इट्स रिलेटेड टू सपोज Runge-Kutta equation. I know that equation. I think it can be derived from this. Then he will think, okay. This guy is good. Even if he doesn't know the solution, he's trying to find the solution. एक अप्रोच, ठीक है। अब anyway, इस चक्कर में मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक गया। मुझे 10 में से 8.7 ऐसा कुछ मिला। मार्क को पूरा छोड़ देते हैं। अब इंटरव्यू हो गया, मैं आ गया। टेंशन था और एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम मैंने दिया था, मतलब आने वाला था, और मेरा वो प्राइमरी गोल था जिस पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं अभी हूँ। तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी मेरे माइंड में वो टेंशन था कि उस एग्जाम के बारे में सोचना है, ये तो ठीक है अलग है, बट वो एग्जाम के बारे में सोचना है। एनीवे 2021 मार्च में रिजल्ट आया था और मेरा हो गया था सिलेक्शन। आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो एनीवे उसके बाद मेरा जिस एग्जाम का बारे में बोल रहा हूँ वो एग्जाम भी खत्म हो चुका था। उसका रिटर्न तब तक रिटर्न वाज ठीक ठाक था, उसके लिए भी थोड़ा मैं खुश था। कोल इंडिया का रिजल्ट भी आ गया, मेरा हो गया। सो एनीवे दिस इज अ शॉर्ट थिंग, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कोल इंडिया में। सो व्हाटएवर, पढ़ाई के बारे में आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन चीज जो इसके थ्रू मैं कन्वे करना चाहता था कि फिटनेस का कितना बड़ा रोल रहा, जो कि अभी तक एंड टिल माई लाइक एंड तक मेरा लाइफ में मेरे साथ रहेगा फिटनेस। एंड फिटनेस वाज आई वुड से वन ऑफ द की फैक्टर कि मैं ये इतना दिन तक मोटिवेशन मेंटेन कर पाया, डिसिप्लिन मेंटेन कर पाया। लाइक इतना सब कुछ फेलियर देखने के बाद भी मुझे उतना मतलब डिप्रेशन आने के बाद भी मैंने छोड़ा नहीं चीजों को। बिकॉज ये आपको जिम में जब वर्कआउट करोगे तो फेलियर होता है ना, बोलते हैं ना सेट्स को फेलियर तक लेके जाओ, ये एटीट्यूड वहीं से डेवलप होता है कि फेलियर तक जाना है। जब तक कर सकते हैं करें, ठीक है, जब तक दम नहीं टूटता ना तब तक करें, ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। आप मेरे चैनल में जाना, मैं इंडिया में देखा हूं कि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। फिटनेस अलग बोल रहे हैं, स्टडी अलग बोल रहे हैं, स्टडी के साथ फिटनेस जैसे कोई रिलेशन ही नहीं है, लोग मतलब अलग ही सोच लेते हैं। मैंने सोचा कि ये चीज मेंटालिटी चेंज होना चाहिए। फिटनेस और जॉब प्रिपरेशन, फिटनेस और स्टडी, इनको इंपोर्टेंस देना चाहिए। इंडिया में थोड़ा फिटनेस के ऊपर लोगों का बहुत कम नॉलेज है, न्यूट्रिशन के ऊपर तो पूरा जीरो। तो व्हाटएवर, मेरे चैनल के थ्रू मैं ट्राई कर रहा हूँ लोगों को एजुकेट करने को। मेरे चैनल में जाइए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने रखे हैं जो जॉब प्रिपरेशन, जॉब लाइफ, स्टडी लाइफ के साथ कैसे मैंने रिलेट किया है फिटनेस को, उसके ऊपर कंटेंट है, आगे भी लाऊंगा।